नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। कोरोना की दूसरी लहर से तो अभी जूझ ही रहे हैं, ये जंग अभी जारी है। वहीं तीसरी लहर का कहर सामने आ गया है। भारतीय वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भारत में जल्द दिखाई देगी। कब दिखाई देगी और कैसे दिखाई देगी ये पता नहीं, लेकिन ये कहर बहुत घातक होगा। ऐसे में इस तीसरे लहर से लड़ने के लिए किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि कोरोना का ये तीसरी लहर सब पर पड़ने वाली भारी है। इसी पर आज महाभारत कर रही हूं, ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। दूसरी लहर ने मचाई तबाही। रात से खड़ा हुआ हूं लाइन में, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तीसरी लहर तय, क्या है तैयारी? हर प्राइवेट अस्पताल को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अस्पताल के साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। दूसरी लहर से उभरे नहीं, तीसरी में क्या होगा? तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन, मौत की आहट। जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं ये उस पे ज्यादा अटैक करेगा। एपी स्ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक। कोरोना की दूसरी लहर से देश करहा रहा है और विशेषज्ञों की चेतावनी है कि तीसरी लहर भी जरूर आएगी। खुद केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने बड़े खतरे की चेतावनी दी। Given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves, and therefore we should be prepared scientifically to take care of that. तीसरी लहर कब आएगी इसका जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक नया वेरिएंट आ गया है। वैज्ञानिकों की माने तो ये एपी स्ट्रेन बेहद खतरनाक होने वाला है, यानी नया स्ट्रेन मौत की आहट। आंध्र प्रदेश का वेरिएंट मौजूदा कोरोना से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये वायरस महज 3 से 4 दिनों में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, यानी केवल 3 से 4 दिन में मरीज के ऑक्सीजन लेवल में गिरावट देखी जा रही है। थर्ड वेव कब आएगा? प्रेडिक्शन के हिसाब से अक्टूबर में। तो इसका मतलब पहली चीज तो देश वाले ये जाने कि ये 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला। यदि ये सेकेंड वेव खत्म भी हो गया तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड वेव। थर्ड वेव के लिए प्रिपरेशन वही है जो सेकेंड वेव की है। ओनली थिंग इज कि इस बार हमें यंगस्टर्स को भी वैक्सीनेट बहुत अच्छी तरह से करके रखना है, और मे बी हम पूरी कंट्री की जगह पहले वल्नरेबल एरियाज में वैक्सीनेट करें। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकारों की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट तीसरी लहर को लेकर चिंता जता चुका है। हम भविष्य को देख रहे हैं, तीसरी लहर के लिए आपके पास क्या प्लान है? आज तैयारी करते हैं तो तीसरी लहर में संभल सकेंगे? कोरोना के थर्ड फेज में बच्चों को खतरा है। अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो माँ बाप कैसे क्या करेंगे? अस्पताल में रहेंगे या फिर कैसी व्यवस्था की गई है? वैज्ञानिक ढंग से नियोजित तरीके से तीसरे वेव से निपटने की जरूरत है। वैज्ञानिकों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर तैयारी करने के लिए चेतावनी दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि जब देश अभी दूसरी लहर से जूझ रहा है तो तीसरी लहर में क्या हाल होगा? यानी देश का सिस्टम खुद बीमार है तो लोगों का इलाज कैसे होगा? हालांकि कुछ प्रदेश दावा कर रहे हैं कि वो तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं। 60 प्लांट्स, PSC प्लांट्स हमें केंद्र सरकार ने और मंजूर किए हैं। हमने प्राइवेट अस्पतालों को भी हिदायत दे दी है, हर प्राइवेट अस्पताल को भी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अस्पताल के साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। हम लोग लगातार गांव की टेस्टिंग और गांव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकारें दावा तो कर रही हैं कोरोना से जंग की तैयारियां जारी हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल ये कि क्या तीसरी लहर में सरकार कोरोना को हरा पाएगी? आज महाभारत में इसी मुद्दे पर चर्चा कि तीसरी लहर को लेकर कितनी तैयारी, क्योंकि ये तीसरी लहर सब पर पड़ने वाली है भारी।
और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊं उससे पहले आपको बता दूं कि आज महाभारत में मैं कौन से सवाल उठा रही हूं। दूसरी लहर से उभरे नहीं, तीसरी में क्या होगा, यही सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, क्योंकि अभी तो हम एक जंग लड़ रहे हैं। सवाल महाभारत में यह कि तीसरी लहर होगी कितनी घातक, इसके बारे में ना समय पता है और इसमें क्या होने वाला है यह भी किसी को पता नहीं। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, तीसरी लहर सब पर भारी, किसकी कितनी तैयारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं। और सवाल आज महाभारत में यह कि फेल हुए सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट ने कहा कि सिस्टम फेल हो गया है। मेरे साथ जो महाभारत में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ लोकसभा सांसद और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतीक सोम। मेरे साथ जुड़ रही हैं राडिक्स हेल्थ केयर की चेयरपर्सन डॉक्टर श्रुति मलिक। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स रायबरेली के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता गजेंद्र सिंह सांखला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता, कांग्रेस का महाराष्ट्र सरकार का भी पक्ष रखते हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इमरान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है और वो कोर्ट से आ रही है, वो आपको बता दूं। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोविड से पीड़ित हैं, कोरोना पीड़ित हैं, उनको इलाज मुहैया कराए दिल्ली सरकार। ये बड़ी खबर आपको दिखा रही हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, उनकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। यानी दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उन्हें पूरा इलाज मिले। जो लोग कोविड पीड़ित हैं, वो अपनी इस व्यवस्था में, अपनी इस हालत में इलाज ढूंढते फिर रहे हैं। राइट टू लाइफ का जिक्र किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को राइट टू लाइफ सुनिश्चित करना होगा दिल्ली सरकार को। और इसीलिए ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि दिल्ली में जो लोग कोरोना पीड़ित हैं, उनके इलाज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है। पूरा मामला कोर्ट में है। आप जानते हैं कि अलग अलग सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कोर्ट में अपनी बातें रख रही हैं और उन्हीं के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है, ब्रेकिंग आपको दिखाए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करे कि हर उस व्यक्ति को जो ऑक्सीजन के लिए दर-दर भाग रहा है, हर उस व्यक्ति को जिसकी जान सांसत में है, उसका इलाज मुहैया कराए दिल्ली सरकार। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। कोरोना मरीजों को सुविधा दे ये सरकार। और जिस तरह से हालात हैं, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने धन्यवाद भी किया केंद्र सरकार का कि 700 मैट्रिक टन की आपूर्ति हमें हुई है, इसी तरह से होती रहे। लेकिन इसी के साथ साथ अब जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि तीसरे वेव की भी दस्तक है। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से अब राज्य सरकार, दिल्ली सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना मरीजों को सुविधा दी जाए। और इसीलिए मैं महाभारत की शुरुआत कर रही हूं। महाभारत की शुरुआत में कर रही हूं अपराजिता जी के साथ। अपराजिता जी, दिल्ली सरकार को साफ साफ कह दिया है कि अब जो भी व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, उसकी इलाज मुहैया कराएगी दिल्ली सरकार। क्योंकि जिसकी हालत खराब है, वो दर-दर ठोकर खाएगा ऑक्सीजन के लिए, वो जगह जगह जाएगा इलाज के लिए, बेड ढूंढता हुआ, वो जिंदगी कब बचाएगा? अपराजिता जी। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम का में सुदृढ़ीकरण चाहिए और मुझे लगता है हम सब उसमें लगे हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी बहुत स्पष्ट तरीके से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और आगामी दिनों में करती रहेंगी। बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली सरकार को किसी तरह का निर्देश आया है, जैसा कि आपने कहा, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ खड़ी है। यह एक ऐसा वक्त है जब हम राजनीति न करें और राजनीति की बातचीत भी न करें। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। अभी बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट, एक टर्म दिया गया है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। केंद्र सरकार की तरफ से यह टर्म आया है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। इसका मतलब है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जितनी भी संस्थाएं हैं,
इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग मिलकर काम करें। काम बस एक ही है, युद्ध करना कोरोना से और इसमें विजयी है होना। यह आह्वान का समय है और हम सब मिलकर करें काम। और अगर दिल्ली सरकार को इस तरह का निर्देश मिला है तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ खड़ी है। परसों हमने उनको 555 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिया था और जैसा कि आपने कहा कल हमने 700 से ज्यादा मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने दिया है और उनके साथ हम खड़े। जी अपराजिता जी, मैं जब कहती हूं कि सिस्टम फेल तो ये मेरे शब्द नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन जिम्मेदार है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन सिस्टम फेल जरूर हुआ है और यही वजह है कि हम लोगों को इस मुश्किल परिस्थिति में देख रहे हैं। जो तस्वीरें हम तक आती हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सामंजस्य बनाकर ही काम होगा, उसके बिना नहीं होगा। इमरान जी, दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अब यह कहने से नहीं होगा कि कोविड अस्पताल बना दिए, उन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन भी पहुंचे, उन कोविड अस्पतालों में बेड मुहैया कराया जाए, यह बहुत जरूरी है। पहले क्या मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए इमरान जी। हेलो, क्या मैं बोलूं? इमरान जी तक मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच रही है। देखिए अभी अपराजिता जी बोल रहे, बीजेपी के स्पोक पर्सन बोल रही थी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। क्या मैं, हेलो, सुन पा रही हैं आप? जी 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 बोलिए इमरान जी। पहले तो जो बीजेपी के स्पोक पर्सन बोल रही थी, हाँ, तो वो जो बोली राजनीति नहीं करने के लिए, तो यहाँ केंद्र के तरफ से अगर सहयोग आता है, सहयोग मिलता है, मुख्यमंत्री बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे, उनके साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर काम करेंगे। और ये किसी भी राज्य का मामला हो, केंद्र का इस वक्त सहयोग जरूरी है। आपको पता होगा जब हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जब सभी स्टेट्स को लेकर लाइव थे, तो मुख्यमंत्री ने उस वक्त अपनी बात रखी थी कि क्या क्या परेशानियां आ रही है, किस तरह से पड़ोस के स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से ऑक्सीजन के टैंकर को रोकी जा रही है। तो वो किस लिए कहा था? इमरान जी वो सब बातें पुरानी हो गई। इमरान जी आज बातें पुरानी हो गई। मुझे लगता है आज से शुरू कीजिए सर। आज अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने धन्यवाद दिया केंद्र का कि 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन आपने दे दिया। अब यहीं से आगे बढ़ना है सर। उन्होंने ये भी कहा है कि सुनिश्चित कीजिए मिलता रहे, क्योंकि ये सामंजस्य, मैं प्रतीक जी आपके पास आ रही हूं, इमरान जी मैं आऊंगी। प्रतीक जी, ये सामंजस्य बनाना जरूरी है। आप हरियाणा सरकार का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रतीक जी। वहां पर अगर अरविंद केजरीवाल को ऑक्सीजन चाहिए, हरियाणा को भी ऑक्सीजन चाहिए। यहां न राज्य आपस में लड़े, न केंद्र और राज्यों के बीच इस तरह की समस्या हो। प्रतीक जी देखिए, ये जो मैटर है वो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में है, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। बट ये एक वेल नोन फैक्ट है पूरी इंडिया में कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है, जब से वो गवर्नमेंट में आए हैं। चाहे कोई भी इशू हो, चाहे अब लेटेस्ट ऑक्सीजन और इन सब चीज़ों का हो। इनफैक्ट आज दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड कमेंट्स किए हैं, जिसके अंदर बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन शैम्बल्स। Delhi government is behaving like a ostrich having its head in the sand. तो ये सब चीज़ें अपने आप में दर्शाती है कि उनकी गवर्नेंस क्या है। जहाँ तक हरियाणा गवर्नमेंट की बात है, अभी तक सबको पता है कि हमारा एक रॉबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और पीछे जब से ये नंबर्स बढ़े हैं उसके बाद बहुत फास्ट तरीके से गवर्नेंस की गई है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल भी दुष्यंत चौटाला जी पानीपत में थे, उन्होंने सारा अरेंजमेंट्स का जायजा खुद लिया। हम पानीपत के अंदर और हिसार में 500 बेडेड हॉस्पिटल इंक्लूड कर रहे हैं। उसका एक यूएसपी मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो दुष्यंत जी की सोच है उसके अंदर ये चीज़ आपको ज़रूर दिखेगी। अभी हर जगह आपको चैलेंज मिल रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई है, लॉजिस्टिक्स के अंदर प्रॉब्लम है। बट इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो दोनों 500 बेडेड हमने फैसिलिटी करी है, उनका डायरेक्ट जो एक्सेस होगा दैट विल बी थ्रू पाइप्स। सो ऑक्सीजन इन 500 बेडेड फैसिलिटीज के साथ और पाइप के थ्रू आएगी। कोई ट्रैवलिंग या कोई लॉजिस्टिकल चैलेंजेस नहीं होंगे। तो हिसार का जिंदल प्लांट के साथ और जो पानीपत का है वो रिफाइनरी के साथ उनको डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई होगी, ताकि ये जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं, जो जिन वजह से इनोसेंट लोगों की जान जा रही है कि ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पा रही है, वो हमको इस चीज़ को ओवरकम करना था। इसीलिए हमने एक रॉबस्ट
1000 बेडेड जो अब फैसिलिटी आ रही है, जो 10 तारीख से रेडी हो जाएगी। प्रतीक जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ आज पैनल पर 2 डॉक्टर्स भी हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि राज्य सरकारें और नेता जब टीवी पर आते हैं तो वो ये भरोसा दिलाते हैं कि 400 बेड का अस्पताल बना दिया, 200 बेड का अस्पताल बना दिया, लेकिन जब सुविधाओं का बात आती है तो मरीजों को कहा जाता है ऑक्सीजन लेकर आ जाइए, सिलेंडर लेकर आ जाइए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं प्रतीक जी। इट इज वेरी सीरियस जो ये तीसरी लहर है, और इसीलिए मैं अरविंद राजवंशी जी के पास जाना चाहूंगी। एम्स रायबरेली के डायरेक्टर हैं, और साथ ही श्रुति मलिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, रैडिक्स हेल्थ केयर की सीएमडी है। मैं अरविंद जी, मैं पहले आपसे पूछूंगी, ये तीसरी लहर कितनी घातक हो सकती है? क्योंकि कल जब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये तीसरी लहर आएगी, अभी तो हम दूसरी से नहीं उभरे हैं सर। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर तो आना निश्चित है, तो कब आएगी ये बताना बड़ा मुश्किल है। जब तीसरी लहर आएगी तब तक हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो कोविड के वैक्सीनेट हो जाएगी, मतलब उनको टीकाकरण हो चुका होगा। जो 18 साल के ऊपर के लोग, उन सबको टीकाकरण हो चुका होगा। जो 18 से नीचे वाले हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अभी तक टीका कोई इन्वेंट नहीं हुआ है। वो लोग ज्यादा सफर करेंगे, और इसलिए वो हो सकता है थोड़ी ज्यादा घातक तो नहीं हो, पर उनको इन्फेक्शन होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी, 18 साल से कम लोगों को और बच्चों को। ये जो बात अरविंद जी आपने कही, श्रुति जी, डॉक्टर श्रुति, ये जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए ना वैक्सीन है, और उनको बचाने की बात तो आज कोर्ट ने भी कही कि कैसे बचाएंगे, उसके लिए कोई प्लान है, किसी तरह का कोई रोड मैप है? डॉक्टर श्रुति। देखिए सुचेता जी, बड़ा अच्छा इशू आपने जो है इस समय उठाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक डाइल्यूट ना हो। मैं अभी सारे लोगों को सुन रही थी, सारे पैनलिस्ट को, और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ये मानना है कि हमारा फोकस होना चाहिए इस समय कि हम लोगों की जान कैसे बचाएं। आप देखिए, अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, और वो हमारा वायरस। अभी अगर हम देखें, ऑक्सीजन की जहां पे किल्लत हुई थी, उसके अलावा बेड्स की भी अभी प्रॉब्लम है, दवाइयों की भी प्रॉब्लम है। मैं सारे लोगों से कहती हूँ, हम लोगों को इस समय एक दूसरे की गलती नहीं बतानी है। हमें ये देखना है कि आगे आने वाले टाइम में जहां पे कि इस देश में वैक्सीन की कमी है, हम कैसे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करें, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेट करेंगे तभी हम अपनी 3rd वेव में जो है वो डेथ रेट को कम कर सकते हैं, लोगों की जानें बचा सकते हैं। अभी भी ऑक्सीजन की सुचेता जी, मैं बताऊं आपको, अभी जो हमें सरप्लस सप्लाई चाहिए, 24/7 सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी 3rd वेव आने वाली है। आगे आने वाले समय में हमें पीक देखना है, जो हफ्ते 10 दिन में आने वाला है। अगर हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी से बैठ गया तो डेथ, आप देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में 4000 मौतें हुई है, विच इज अ वेरी वेरी हाई नंबर। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, और जो मरीज लोग के हैं, हमारे जो लोग ऑक्सीजन पे है, जो इस समय शो देख रहे हैं, वो लोग कितने डिमोरलाइज हो जाएंगे। सुचेता जी, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, कल मैं देख रही थी कि सनंद जो गाँव है, एक विलेज है जहाँ पे गुजरात में, जहाँ पे कि इतना सारा महिलाओं का ग्रुप वहां पे जा रहा है। ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट से जो अभी 4 लाख, वो तस्वीरें दिखाइए जो बात डॉक्टर श्रुति कह रही है। सानंद की वो तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को डॉक्टर श्रुति, जिसका आपने जिक्र किया, कहां पर जिस तरह कोरोना को मात देने के लिए भीड़ निकल पड़ी है। अब सबसे जरूरी यही ध्यान में रखना है कि ये नहीं करना है। सानंद गुजरात की वो तस्वीरें दिखाते हैं, अगर हम वो तस्वीरें दिखा पाए जिसका जिक्र डॉक्टर श्रुति ने किया है, क्योंकि अहमदाबाद की वो तस्वीरें हैं, और वहीं पर देखिए किस तरह से ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये महिलाएं जो निकली हैं बड़ी संख्या में, और ये पानी लेकर, जल लेकर मंदिर तक पहुंची है, ये कहने के लिए कि कोरोना को मात दे पाए। लेकिन यही नहीं करना है, कोरोना को मात देनी है तो यही नहीं करना है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये सानंद की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि तीसरा अगर लहर आएगी तो ये खतरा कितना बढ़ जाएगा अगर लोग इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे। जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं, ये गुजरात की तस्वीरें हैं, सानंद की तस्वीरें, और एक और तस्वीर आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक बार उससे पहले मैं संजय जी के पास एक बार चली जाऊं। ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर रखेंगे। संजय जी, ये लापरवाही यही नहीं होनी है। मैं इसीलिए पूछ रही हूं कि जो तीसरी वेव है उसको लेकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र कह रहे हैं हम तीसरे वेव को लेकर तैयार हैं। मैं
कहूं कि महाराष्ट्र तैयार है तीसरी लहर को लेकर, दूसरे से तो अभी हम जूझ ही रहे हैं सर। नहीं सुचेता जी, आप जो बात कह रही हैं, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया और धीरे धीरे खोलने के बाद जिस तरह से लोगों ने भी लापरवाही निभाई और लापरवाही दिखाई, और उसके कारण जिस तरह से हमारे देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़े, तो हमारा सिस्टम फेल हुआ। एक तरह से जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो जितने केसेस थी उनके अनुसार इंतजामात नहीं थे, और इसी कारण से लोगों के साथ ट्रेजेडीज हुई। मगर आज जिस तरह से दुनिया के देशों ने भी आकर के, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी और केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ों को समझ करके अब अपने मापदंडों को थोड़ा सा चेंज किया है, उससे केसेस जिस तरह से बढ़े थे उसमें अब कमी आई है। तो अब जिस तरह से सरकारों को सही कदम उठाने की जरूरत है, उसी तरह से लोगों को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि इस तरह की लापरवाहियाँ ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यंगस्टर्स के साथ किसी तरह की दिक्कत ना होती हो। लेकिन मैं यंगस्टर्स से तस्वीर रामपुर से हमारे पास आई है कि आप जीत का जश्न देखा मैं जीत के जश्न की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं कि किस तरह से रामपुर में जीत का जश्न चुनाव के बाद मनाया गया, और वो तस्वीरें अपने आप में बार बार ये वही तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि इन तस्वीरों को कैसे ये नहीं करना है। रामपुर की तस्वीरें अगर हम दिखाएं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है वहां, और जीत के जश्न में किस तरह से वहां पर नाच गाना हो रहा है, बैंड बाजा लेकर पहुंचे हैं लोग। भाई यही तीसरी लहर को और घातक बना देगा आपके लिए, क्योंकि मैंने साणंद की तस्वीरें, गुजरात की तस्वीरें दिखाई, अब मैं आपको ये रामपुर की तस्वीरें दिखा रही हूं। यहां पर जुर्माना लगा है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी और जुर्माने का इंतजार क्यों करना है? ये भीड़ नहीं लगानी है, क्योंकि इसी भीड़ से यही भीड़ आपकी लापरवाही दिखाती है जो तीसरी लहर को और घातक और जल्द लाएगी। और अभी तैयारियों का समय है, तैयारियों का समय है। आज कोर्ट ने भी यही कहा है। आज कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको वो बताती हूँ। कोर्ट ने किस तरह से आज कहा है। कोर्ट ने आज सीधे तौर पर कहा है कि तीसरी लहर आएगी, और तीसरी लहर आएगी इसके लिए क्या प्लान है। इसीलिए अपराजिता जी मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊंगी, क्योंकि तीसरी लहर का प्लान क्या है केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से पूछा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि बच्चे संक्रमित होंगे तो माँ बाप कैसे उन्हें एडमिट कराएंगे, उन्हें कैसे अस्पतालों में रखा जाएगा, इसे लेकर क्या किसी तरह की कोई प्लानिंग है, यह भी आज कोर्ट ने पूछा है। क्योंकि बच्चों के लिए किसी तरह की कोई वैक्सीन नहीं है, यह भी आज कोर्ट ने पूछा। इसीलिए इस तीसरी लहर की प्लानिंग की जरूरत है। वो केंद्र और राज्य सरकारें तीनों करें, माँ बाप अस्पताल में रहेंगे या क्या होगा, किस तरह से बच्चों को संक्रमण से बचाया जाए, और अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन को कैसे देखा जाएगा। एक बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है वो आपको मैं बता दूं। बीएमसी ने साफ कहा है कि अब ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स बनेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बीएमसी का निर्देश है कि जो जोनल उपायुक्त हैं उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि जोनल ये बने ड्राइव इन वैक्सीनेशन, यानी कि आपको अपने घर से निकलना है तो गाड़ी में रहकर ही आप वैक्सीनेट हो सकते हैं, आपको अस्पताल में निकलकर जाने की जरूरत नहीं है। और ये 24 घंटे में बनाए जाएं टीकाकरण केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर्स, यानी कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे। जैसे कोविड टेस्ट गाड़ी के अंदर हो रहे थे, वैसे ही अब वैक्सीनेट भी आप गाड़ी के अंदर किए जा सकते हैं। आप गाड़ी में ही जाएं और ड्राइव इन वैक्सीनेशन हो, और उसके बाद आप अपने घर चले जाएं। ये सिर्फ संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूं, क्योंकि जगह जगह भीड़ बढ़ाने को रोकना है, और इसीलिए ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मुंबई में कहा गया है, बीएमसी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएं। मैं अपराजिता जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से थर्ड लहर को लेकर एक फिक्र है, और थर्ड लहर कितनी घातक हो सकती है इसे लेकर चिंताएं हैं। कोर्ट ने कहा है कि कितनी तैयारी केंद्र और राज्य सरकार की है। अभी तो मैम जिस तरह से बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है, अगर वो संक्रमित होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन कैसे होगा, कैसे उनकी देखभाल होगी। देखिए, तीसरी लहर आने वाली है और दूसरी लहर की स्थिति बहुत गंभीर है, हम सब वाकिफ हैं। आज प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक ली है और कोरोना से जो हमारा युद्ध चल रहा है उसके विभिन्न आयामों पर
उन्होंने अपने विचार प्रदर्शित किए और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि तीसरी लहर के लिए हमारी योजना तैयार है। पहली बात है, हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। केवल ऑक्सीजन सप्लाई से नहीं होता है, हमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को भी लेकर चिंता करनी है। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि 3 पर्याय में केंद्र सरकार ने निष्पत्ति ली है, निर्णय लिया है कि हर एक जिलों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, जिसे हम कहते हैं PSA प्लांट्स। और ये मैं आपको बता दूं कि पहले पर्याय में 162, दूसरे पर्याय में 551 और तीसरे पर्याय में 500, करीबन 1213 ऑक्सीजन PSA प्लांट्स लगेंगे। और करीबन 700 से ज़्यादा जिले हैं, तो हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो हम सबको करनी है और बहुत ज़रूरी है, वो है वैक्सीनेशन का जो स्पीड है उसे बढ़ाना है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्यों में वैक्सीनेशन की जो गति है उसमें कमी ना आए, ये उनका निर्देश है। और देखिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वैक्सीनेशन के लिए, उनमें से करीबन 31% को 1 डोज मिल चुका है। और मैं आपको बता दूं कि हमें अब 18 वर्ष तक जाना है, जैसा कि निर्णय लिया गया है। इस दिशा में मैं कह दूं कि विभिन्न वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भारत सरकार ने बातचीत की है। और मेरे हाथ में अभी देखिए, अभी जो ऑपरेशनल गाइडलाइन है, ये ऑपरेशनल गाइडलाइन है वैक्सीनेशन को लेकर कैसे क्या किया जाएगा। एक तो है वैक्सीन पॉलिसी और दूसरी होती है ऑपरेशनल गाइडलाइन। अपराजिता जी, आपने कहा कि वैक्सीनेशन की जो गति है वो थमनी नहीं चाहिए। संजय जी, मुझे ये बताइए, वैक्सीनेशन, मैं एक बार गजेंद्र जी के पास चली जाऊं, माफ कीजिए मैं उनके पास अभी तक गई नहीं। गजेंद्र जी, वैक्सीनेशन की जो गति है वो थमनी नहीं है और इसीलिए राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा। वो आप लोग कर पा रहे हैं? सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता आज इन सरकारों के सामने फुटबॉल बन करके रह गई है। आज स्थितियां ये, हजारों लोग पर डे अपनी जान दे रहे हैं, लोगों की स्थितियां बहुत खराब है, शमशानों के बाहर बहुत बड़ी लंबी लाइनें हैं, दिल्ली के अंदर कुत्तों के शमशान भूमि के अंदर इंसान जलाए जा रहे हैं। इस देश की हालात देखिए, हम किस स्थिति के अंदर पहुंच गए हैं और सरकारें एक दूसरे के मत्थे मंड रही है। आज देश की स्थिति बहुत खराब है। ये सरकार अब जाकर के चुनावी मोड़ से बाहर आई है। सर, पर आप देश के अंदर सर माफ कीजिएगा, लेकिन ये सब स्थिति हमें पता है। इससे उबरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ये अगर हम शेयर करें, ये बताएं तो ज्यादा जरूरी है। बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम 1 मिनट अपनी बात कह दूं। बिल्कुल कहिए सर, कहिए। मैं कम से कम 1 मिनट कहिए सर, कहिए। मैंने आपको 30 मिनट तक इंतजार किया है। नहीं, बिल्कुल सर, मैं मेरे कहने का सर, मैं टोक नहीं रही हूँ, बोलिए, अपनी बात रखिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मीडिया हाउसेज ने अपना कलेजा बड़ा करके सरकार के सामने सवाल खड़ा किया है कि सरकार का सिस्टम फेल हो रहा है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार को जिम्मेदारी के साथ देश को ऑक्सीजन मुहैया करानी पड़ेगी, चिकित्सा की दवाइयां मुहैया करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन के लिए तमाम प्लांट्स की आवश्यकता। आज कह रही है केंद्र सरकार कि हमने अब प्लांट की स्वीकृतियां जारी कर दी है। 1 साल का आपको समय मिला था, देश की जनता ने आपको 325 से ज्यादा सीटें दी, आपको सर पर बिठाया, गजेंद्र जी बागडोर सौंपी और आप चुनावी मोड़ में जाकर देश को मौत के मुंह में आपने जनता को डाल दिया। गजेंद्र जी, आप तो खुद राजस्थान से आते हैं। गजेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ सर, हम अपना घर अगर ठीक करेंगे सर, तो पूरा देश ठीक रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जिम्मेदारी मेरी भी उतनी है जितनी आपकी है, अपराजिता जी की है, संजय जी की है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, और मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ सर। 1 मिनट सर, मुख्यमंत्री गहलोत जी का ही जिला है जोधपुर, शादी होती है और इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि हैरानी हो जाता है सिस्टम को देखकर, प्रशासन को देखकर। ये सही है कि नहीं है? ये सख्ती की जरूरत है कि नहीं है? वो तस्वीरें हर जगह पहुंची सर। ये आयोजन रोकने हैं हमें। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल नहीं होगी सर। मैं यही कह रही हूँ कि हर राज्य को अपने घर को संभालना होगा। निकम्मापन किया है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से देश जूझ रहा है,
सर आप मेरे सवाल का सर मेरा सवाल तो सुनिए सर। आज 18 से 45 साल के बच्चे लाइनों के अंदर खड़े हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। सरकारों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, सरकार ने वैक्सीन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सरकार ने आज इन लैबों के साथ कोई चर्चा करके वैक्सीन उपलब्धता पर चर्चा नहीं की। नाकामा और सर मैं गजेंद्र जी, आपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा कि सिर्फ आरोप हो रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं, लेकिन गजेंद्र जी आप भी तो वही कर रहे हैं सर। मैंने शुरू में कहा कि आप मुझे ये बताइए आप क्या कर रहे हैं स्थिति को सुधारने के लिए। मैं अपराजिता जी से पूछूंगी वो क्या कर रही है स्थिति को सुधारने के लिए, आरोप लगाने के लिए नहीं। गजेंद्र जी अब मैं नॉन स्टॉप नहीं सुन सकती हूँ ना सर। मुझे ये बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा, मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक शादी होती है जिसमें इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं कि आपको जुर्माना लगाना पड़ता है, ये पहले से ताकीद क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा गया कि इतनी भीड़ अलाउड नहीं है शादी में? आप सुन रहे हैं मेरी बात गजेंद्र जी, या आप नॉन स्टॉप बोलेंगे? अगर आप जिम्मेदारी के साथ गजेंद्र जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे, या तो आपको आवाज नहीं जा रही है मेरी। अगर वो मामला है तो उसको दुरुस्त कराते हैं, और अगर आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो उसको मैं दुरुस्त नहीं करा सकती। हमने हर सवाल का आपको जवाब दिया है। मैंने आपको ये बात फिर कह रहा हूँ, अगर राज्य सरकार की गलती कर रही है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उसके कान खींचे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जनता के सामने आके प्राइम मिनिस्टर सच्चाई को जनता से बयान करे। अगर आकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी बातचीत को लाइव कर दिया, उसको लेकर प्रधानमंत्री धमका रहे हैं उनको कि आपने ये गलती कैसे की, क्यों नहीं करे? कौन धमका रहा है? कौन धमका रहा है सर? गजेंद्र जी कौन धमका रहा है? गजेंद्र जी कौन धमका रहा है? धमका कौन रहा है? मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने धमकाया। कब धमकाया? कब धमकाया? आपने ये कैसे किया? कब धमकाया? क्यों नहीं करे? नहीं सर कब धमकाया? जरा मुझे बताइए कौन सी धमकी दी जो हमने नहीं देखी, आपने देख ली? कौन सी धमकी? कौन सी धमकी सर? जिस मतदाता ने सर कौन सी धमकी? मतदाता ने वोट दिया है उसका अधिकार है। नहीं गजेंद्र जी प्लीज फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत कीजिए। कौन सी धमकी दी है प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को, जरा बताइए, मैं चाहती हूँ लोग भी सुन लें। क्या पूछना चाहते हैं आप? कौन सी धमकी दी थी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को, सर बताइए जरा। इस समय प्रधानमंत्री के सामने अरविंद केजरीवाल की लाइव मीटिंग थी, उस मीटिंग को उन्होंने वो धमकी थी, उसको लेकर वो धमकी थी सर फिर तो आप धमकी का मतलब नहीं जानते, मायने नहीं जानते। नहीं अपराजिता जी एक मिनट, वो धमकी थी सर, वो धमकी थी सर। आप किसी को धमकाते हैं ऐसे? वो अपराजिता जी मैं एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री सर एक मिनट सर प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ कुठाराघात है। सर डिस्टॉर्ट मत करिए फैक्ट्स को। आप शुरुआत करते हैं डिबेट की ये कहकर के आरोप मत लगाइए, लेकिन ये आरोप लगाना ही होता है। प्रतीक जी जल्दी जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रतीक जी के पास जाओ। बाहर जाए ध्यान दे रही है जिस घर का। एक सेकंड गजेंद्र जी आप नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे। अपराजिता जी जवाब दीजिए, वो धमकी नजर आ रही है इन्हें? जी बिल्कुल नहीं। एक बार आप वो क्लिपिंग देख लें, मुझे लगता है इसके बाद ये उसे धमकी नहीं कहेंगे। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब मीटिंग चल रही होती है उस समय जो भी बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। वो बाहर अगर जाएगी तो प्रधानमंत्री जी अपना दुख, अपना असंतोष निश्चित तौर पर जाहिर करेंगे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ अपना असंतोष जाहिर किया। इसे अगर आप धमकी कहते हैं तो मुझे लगता है आपकी समझ में कोई दोष है। किस तरह से? एक सेकंड गजेंद्र जी नॉन स्टॉप नहीं बोलेंगे। गजेंद्र जी मैं संजय जी के पास जाऊंगी और उससे पहले प्रतीक जी के पास जा रही हूँ। प्रतीक जी वो जो कुछ हुआ मुझे लगता है पूरे देश ने देखा। मैं बार बार ये कहती हूँ कि थर्ड अगर फेज से लड़ना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता है जिस तरह से यहाँ पर महाभारत में हो रहा है। पहले आप कहें आरोप नहीं लगाइए और फिर पूरे आरोपों की झड़ी लगा दे। आपको एक सामंजस्य बिठाना होगा। जैसे मैंने कहा कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि कोविड पीड़ितों की जिम्मेदारी आप लीजिए। हर सरकार को अपना घर देखना होगा। हरियाणा कैसे कर रहा है सर? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हरियाणा ये एंटिसिपेट कर चुका है कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, वो आएगी। उसके लिए मैं आपको इंतज़ाम बता देता हूँ। अभी आज की डेट में 6 ऑक्सीजन जो प्लांट्स हैं वो सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं। ये आगे सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऑक्सीजन इंटैक्ट रहे। प्लस
सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वी आर थैंकफुल कि उन्होंने 7 ऑक्सीजन प्लांट्स को और अप्रूव कर दिया है। उसके लिए NHAI को सिविल का काम करने के लिए दिया गया है, जो बिल्कुल तुरंत टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है, वॉर फुटिंग बेसिस पे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक हमारे पास हरियाणा में 13 प्लांट्स ऐसे होंगे जो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। प्लस हमने क्या शुरू किया है कि जो टेली मेडिसिन है, क्योंकि आज हमको पता है कि बहुत सारी ऐसे गांव दराज के लोग हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो हमने टेली मेडिसिन लाइंस स्टार्ट कर दी हैं, जिसका रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रहा है डायरेक्ट CM ऑफिस से। वहां पे लोग अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, तो टॉप जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है वहां से डायरेक्ट सर्वेलेंस हो रहा है। तो होल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट। मैं एक बार जी देखिए, वो जो साइंटिफिक एडवाइजर्स कहेंगे वो कहेंगे, बट हमको ये समझना है कि हमको इंतजाम पुख्ता रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव क्लास जो कि बच्चे हैं उनके ऊपर ये प्रहार कर सकती है। और अगर बच्चों के साथ ऐसा हुआ जो सेकंड वेव में हो रहा है, तो मेरे को लगता है बहुत प्रॉब्लम में हमारा देश होगा। इसीलिए मैं डॉक्टर श्रुति के पास एक बार जा रही हूं। प्रतीक जी, हरियाणा गवर्नमेंट बहुत पुख्ता इंतजाम कर रही है और अरेंजमेंट्स कर रही है। डॉक्टर श्रुति, मुझे ये बताइए, तीसरे फेज से लड़ने के लिए तो अभी हमारे पास समय है, क्योंकि अभी हम दूसरे फेज से ही जूझ रहे हैं, लेकिन इस दूसरे फेज में जैसी तस्वीरें आ रही हैं, लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लोग अभी भी भीड़ लगा रहे हैं, लोग अभी भी जत्थे के जत्थे निकल जा रहे हैं। ये कैसे होगा? मैम प्लीज एडवाइस करिए उन्हें। देखिए सुचेता जी, ये बहुत ही दुखद और अभी भी मैं बता दूं बहुत गंभीर सिचुएशन है। अगर हम लोग किसी भी स्टेट की बात करें, इवन कर्नाटक में अगर मैं बैंगलोर की भी बात करूं, तो 55% का पॉजिटिविटी रेट है। इसका मतलब 100 में से अगर टेस्टिंग हो रही है 55 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हर स्टेट की प्रॉब्लम आ सकती है और ये केसेस आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे। दूसरी चीज, हमारे रिसोर्सेज अभी भी कम है। सिर्फ एक ऑक्सीजन की सप्लाई में अगर थोड़ी सी रिलीफ मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी जंग जीत चुके हैं। हमारे पास अभी दवाइयों की कमी है, आज भी मरीज जो है वो बेड्स की किल्लत से जो है वो जूझ रहे हैं। हमें इन सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए, ये सारी चीजों से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस सब डिमोरलाइज हो जाते हैं। आप देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग भी अपनी जान पे जोखिम देकर आ रहे हैं ना, गजेंद्र कर रहे हैं ना। अगर डॉक्टर को भी ये नहीं पता चले सुचेता जी, और एक नर्स को भी ये ना पता चले, एक जर्नलिस्ट को भी ये ना पता चले कि कल के दिन मेरी तबीयत खराब होगी तो मुझे भी एक बेड अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं हॉस्पिटल में। गजेंद्र जी, आप सुन रहे हैं हम लोगों को। गजेंद्र जी, ऐसे समय में डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये सब आयोजन, इस तरह के अनुष्ठान सब बंद होने होंगे। कोई भी राज्य हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जुर्माने तक नौबत क्यों पहुंचे, पहले से क्यों नहीं सकती हो। बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है और ये सवाल होना चाहिए, और इसके अंदर राज्य सरकारों की भी पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र की सरकार अगर जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो सवाल खड़ा करना पड़ेगा। ये कहते हैं ताली बजाओ। सर मुझे ये बताइए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार भूलकर बैठी है और राज्य सरकारें सारी निभा रही हैं। अगर ऐसा है सर, आप निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर, सारा दोष केंद्र का है, सारा दोष केंद्र का है। उन्होंने सुविधाएं आपको दी नहीं, आपने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है। गजेंद्र जी, ऐसा ही लग रहा है मुझे स्थिति देखकर। लेकिन ये दोषारोपण सर बंद कीजिए, यही मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसी चीज से बचना है। जब तीसरी लहर की बात कोर्ट कर रहा है, देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो उस लहर की लड़ाई होगी सिर्फ साथ मिलकर, यूं अलग अलग होकर या दोष दूसरे पर मढ़कर नहीं। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।